हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में आपका फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो वही कड़ी में हम लोग आज भौतिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के प्रश्न लिए हैं। ठीक है, ये जो सीरीज होगा इसमें भौतिक विज्ञान के लगभग 250 प्रश्न होंगे, जो कि आगे आने वाली किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आजकल के एग्जाम में देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आमतौर पर ज़्यादा आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग भौतिक विज्ञान के कड़ी को आरंभ करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा कूलम। आगे है दूसरा क्वेश्चन कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए जो एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है उसका उपयोग है डेसिबल। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। आगे है कि गैलन सामान्यतः खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो है दोस्तों वो आयतन की मापी के रूप में गैलन का उपयोग किया जाता है। आगे है चौथा नंबर का क्वेश्चन कि ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि की जो नाप की यूनिट है वो है डेसिबल। आगे है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो दोस्तों रेसिस्टेंट की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी ओम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए आगे है यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन की अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लंबाई की जो प्रकाश वर्ष है उसका जो इकाई है उसके लिए उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन कि खाली स्थान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ठीक है, तो इसको जो यूनिट बोला जाता है इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन कि दबाव की एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो दोस्तों दबाव की जो एसआई मात्रक यानी प्रेशर की जो एसआई मात्रक हो जाएगी वो हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, आगे है कि बल की एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो दोस्तों मास प्रति यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो होता है घनत्व। ठीक है, घनत्व। आगे है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और एसआई उसका जो यूनिट है इसका सही रूप में सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज के साथ सही है। उसी प्रकार है मैग्नेटिक, तो ये है फ्लक्स टेस्ला के साथ, ये भी सही है। आगे है यहाँ पास प्रेशर, यहाँ पास दिया गया है पास्कल। और आगे है इलेक्ट्रिक कंडक्शन, तो यह है सीमेंस। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से जो एक गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो गलत हो जाएगा। आगे है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए जो है हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा हेलियोस्कोप। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन गैल्वेनोमीटर। आगे है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोमीटर। आगे है कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो रिएक्टर पैमाने के बारे में जो गलत है वह है कि रिएक्टर पैमाना पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। आगे है दोस्तों कि दबाव को खाली स्थान से मापा जाता है। तो दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। आगे है कि पानी के अंदर की वस्तुएं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उस यंत्र का नाम है ऑप्शन नंबर सी, सोनार।
आगे है कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से खाली स्थान बल के कारण रुक जाता है। तो जो है घर्षण बल के कारण रुक जाता है, क्योंकि ब्रेक लगने से उसके जो पहिए का जो है वो सड़क से उसका घर्षण हो जाता है, जिस कारण वह रुक जाता है। आगे है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, जो कि घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। कह रहा है कि यहाँ पास दिया गया है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होती है। तो ये गलत है। आगे है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खाली स्थान प्राप्त करती है। तो क्या प्राप्त करती है? तो इसका राइट ऑप्शन है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। मतलब कोई भी वस्तु जो है वहाँ पास गति में है तो धीरे धीरे उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा। चलिए आगे है यहाँ पास 24 नंबर का क्वेश्चन। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो रोलर कोस्टर की सवारी में जो है अभिकेंद्रीय बल काम करता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। आगे है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों जड़त्व का नियम जो है वो आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, सिद्धांत दिया गया था आइजैक न्यूटन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है उसको बताना है। तो कार का वेग निरंतर बदल रहा है, ये यहाँ पास गलत हो जाएगा। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? एक वेक्टर मात्रा को बताना है। तो वेक्टर मात्रा जो है यहाँ पास वेग हो जाएगा। बाकी जो समय है, तापमान है और दूरी जो है सभी के सभी स्केलर यूनिट हो जाएगा। आगे यहाँ पास 28 नंबर का क्वेश्चन की निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद वापस टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है कि गति के जो नियम है उसका तीसरा नियम, यानी कि प्रत्येक प्रतिक्रिया के विपरीत तथा बराबर अनुक्रिया होती है। ठीक है, तो वही जो है कि हम लोग जब किसी दीवार पर फोर्स करेंगे तो भी उतना न्यूटन का दीवार हमें बाहर की ओर फोर्स करेगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो जैसे कि गति है, समय है, द्रव्यमान है और त्वरण है, तो बताना है कि कौन सा जो समूह है वो इनमें से संबंधित नहीं है। यहाँ पास जो द्रव्यमान है वो इनसे संबंधित नहीं है, बाकी गति, समय और त्वरण संबंधित है। आगे है कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है वेग कहा जाता है। आगे है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो उस बल को कहते हैं अपकेंद्री बल। आगे है कि मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर खाली स्थान के कारण हटता है। तो मेज पर रखी पुस्तकों का जो ढेर होता है वो जड़त्व के नियम से हटता है। आगे है कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों लट्टू का जो घुमाना है वो जो है केंद्राभिमुख कोण या बल का एक उदाहरण है। चलिए आगे है यहाँ पास 34 नंबर क्वेश्चन कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को अपकेंद्रीकरण कहते हैं। आगे यहाँ से 35 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ से तेज़ी से चलना शुरू कर देती है, तो क्या यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पास कथन दिया गया है, तो इनमें से जो कथन है वो डी गलत है। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन की यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध पर आपका वजन कितना होगा? तो दोस्तों बुध पर जो आपका वजन हो जाएगा वो हो जाएगा 14.3 किलोग्राम। आगे है दोस्तों कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो जो एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है वो है गुरुत्वाकर्षण। बाकी अपघटन, ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस एक रासायनिक प्रक्रिया हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? तो यहाँ पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहा जाता है। आगे है कि जब सीधे ऊपर की ओर पंखा का गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग होता है। ठीक है, यहाँ पास क्लियर क्वेश्चन नहीं पता चला दोस्तों। तो यहाँ पास इसका जो वेग शून्य होता है पर त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री खाली स्थान वजन महसूस करता है। तो जो यात्री होता है वो शून्य अपना वजन महसूस करता है। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका यहाँ पास बताना है कि क्या हो जाता है। तो वेग शून्य हो जाता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। आगे है 44 नंबर का क्वेश्चन कि पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग पहले की जाती थी। आगे है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का होता है। आगे है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। तो ग्रहों की परिक्रमा पथ का जो आकार होता है वो फैला हुआ वृत्त के आकार का होता है। आगे है कि ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। 3 में से ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, यानी कि एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदुओं में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। आगे है यहाँ पास कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को भूकेंद्रीय संदर्भित करते हैं। आगे है कि जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उस तापमान को कहा जाता है। तो उस तापमान को हिमांक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि एक भू स्थिर उपग्रह 3500 यहाँ पास दिया गया है 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा में पूर्ण परिक्रमा पर कितना समय लेता है। ये जो है 24 दिन का समय लेता है। ठीक है, आगे है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है। तो यहाँ पर जो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का जो कारण होता है वो है कि कैपिलरी प्रक्रिया के द्वारा स्याही को सोख लेता है। आगे है कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है कि कैपिलरी क्रिया यानी कि केसी का क्रिया। आगे है कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। तो यहाँ पास एक ही कारण इसका है कि निम्न घनत्व के कारण बादल जो है आकाश में तैरते हैं। आगे है कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है। तो दोस्तों इस परिघटना का जो है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पृष्ठ तनाव कहा जाता है। आगे है कि उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इन सिद्धांत का पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो उसका नाम हो जाएगा आर्किमिडीज। आगे है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से यहाँ पास टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य होगा आपको बताना है। तो इसके लिए जो कथन होगा वो सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठाता है। आगे है यहाँ पास 50 क्वेश्चन की जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है। तो किस पर आधारित है। तो जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इस जो है आधारित है। आगे है कि किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरते हैं। तो उस सिद्धांत को कहा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी का घनत्व क्या है। तो पानी का घनत्व है 1000 किलो प्रति घन मीटर। आगे है कि किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं। तो उस ऊर्ध्वगामी दबाव को कहा जाता है बायोंट फोर्स। आगे है कि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना
और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन को इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आगे है कि सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो दोस्तों सितारे के चमकने के लिए जो सिद्धांत है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि स्थिति समय के साथ बदलती है। आगे है कि निर्वात में रोशनी की गति मीटर पर सेकेंड अनुमानित है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है यहाँ पास कि वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है? उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। आगे है यहाँ पास कि पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप में साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गली के पीले लाइट में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का जो उदाहरण नहीं है वो क्या है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, माध्यम से गुजरते हैं प्रकाश का झुकना। आगे है कि मृग तृष्णा मुख्य रूप से प्रकाश के खाली स्थान के कारण बनता है। तो मृग तृष्णा जो है वो प्रकाश के आंतरिक जो है परावर्तन के कारण बनता है। आगे है कि पेरिस्कोप के सिद्धांत का कार्य कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप जो होता है दोस्तों वो होता है प्रकाश के प्रतिध्वनि के आकार पर। आगे है कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1676 में मापा था। निर्वात में एक माध्यम से प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसके अनुपात को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से हीरो की चमक में किसका योगदान नहीं है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीरो का निम्न अपवर्तक सूचकांक ये जिम्मेवार नहीं है। आगे है कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिफ्रैक्टिव। आगे है टिंडल प्रभाव प्रकाश के खाली स्थान से संबंधित है। तो यहाँ पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकीर्णन से संबंधित है। आगे है 75 नंबर क्वेश्चन की एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है मायोपिया कहा जाता है। आगे है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवीकरण। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण हो सकता है? तेज है दोस्तों अपवर्तन का एक उदाहरण होता है। आगे है कि थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि ये चश्मा इसलिए पहनना होता है क्योंकि 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आँखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। आगे है कि प्रिज्म क्या करता है? तो जो प्रिज्म होता है वो एक उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश का तितर बितर यानी कि प्रकीर्णन कर देता है, विसरण। आगे है कि 80 नंबर क्वेश्चन की जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग जो होता है वो माइक्रोस्कोप में किया जाता है। आगे है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में रिव्यू मिरर के रूप में करते हैं। आगे है कि सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? तो सीवी रमन के बारे में जो गलत है वो है उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये गलत है। आगे है कि सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन सा विभाजित कर सकता है? तो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पास प्रिज्म जो है वो विभाजित कर देता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पास है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्यों? तो इसका जो मेन कारण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपड़ा लाल रंग की
तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो काला रंग का दिखाई देता है। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल की वजह से ले रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है कि ऊर्जा दक्षता यानी कि ऊर्जा को कम खाने की दृष्टि से सीएफएल और एलईडी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं पीले रोशनी की तुलना में। आगे है कि जब वस्तु को खाली स्थान पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये जो है फोकस बिंदु के कारण नहीं बनेगा। आगे है कि जल की बूंदों से खाली स्थान होकर इंद्रधनुष बनता है। तो जल की बूंदों से प्रकाश की प्रतिबिंब एवं अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। आगे है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, तो घास का रंग हमें हरा दिखाई देता है क्योंकि इसलिए यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परावर्तित करती है। आगे है कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग किसके बराबर होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। आगे है कि दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है। तो ये जो है अपवर्तन के कारण होती है। आगे है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशिक तंतु जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। आगे है 93 नंबर क्वेश्चन की हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है। तो ऐसा जो है एक्सपेंशन के कारण से होता है। आगे है दोस्तों कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। तो इसे जो हम लोग कहते हैं इसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। आगे है कि उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्यतः माना जाता है। तो उस तापमान का जो मान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे है 96 नंबर क्वेश्चन कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो जो पानी का घनत्व अधिकतम होता है वो जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आगे है 97 नंबर क्वेश्चन की मानव शरीर का औसत तापमान कितना है। तो मानव शरीर का जो औसत तापमान है वह 37 डिग्री सेल्सियस है। आगे है कि और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट है। तो आगे है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये जो है यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, इसलिए ये होता है। आगे है यहाँ पास की 101 नंबर क्वेश्चन की हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान के शाखा को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। 102 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे एक अभिकथन ए और एक कथन का कारण जो है आर दिया गया है। अभिकथन ए में लोहे की पटरियाँ बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। इसका कारण है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। इसमें सही विकल्प आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं किया गया है। आगे है कि क्रायोजेनिक खाली स्थान को दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक जो है वो कम तापमान को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है। तो जो उष्णता का कुचालक है वो है लकड़ी। आगे है पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए दोस्तों पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 106 नंबर क्वेश्चन है कि गर्मी सीधे खाली स्थान से संदर्भित नहीं होती है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का हिमांक बिंदु है। तो जो पानी का हिमांक बिंदु होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो जो 108 नंबर का क्वेश्चन है वो है कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर पर निर्भर नहीं करती है। तो जो घन वस्तु होता है वो जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि घर्षण के दर पर निर्भर नहीं करता है। आगे है कि थर्मोस्टेट ओवन एक उदाहरण है जो कि तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये किसका उदाहरण है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कि सर्किट के लिए एक घटन को हटाने में इसके लिए नहीं है। परम शून्य का तापमान को दर्शाता है, मतलब परम शून्य तापमान किस तापमान को दर्शाता है। तो
शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस से कम जो है इसको दर्शाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो जो है गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। 212 नंबर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आगे है किस तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, मतलब किसका? तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंग खाली स्थान तरंग है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि तरंग जो है एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। आगे है कि ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्वनि तरंग के संदर्भ में जो कथन सत्य नहीं है वो है कि इन्हें यात्रा करने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे है कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन, जब वेग स्थिर और तरंगदैर्घ्य आ जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। कारण है कि वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। आगे है कि ध्वनि तरंगों में यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि तरंगों में क्या यात्रा नहीं कर सकता है? तो ध्वनि तरंग जो है खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकता है। आगे है कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति को दबाव का जो प्रभाव पड़ता है वो है कि ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। आगे है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो जो तरंग की विशेषता नहीं है उसे बताना है। तो तरंग का विशेषता जो है वो माध्यम नहीं है। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु एक हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो जो है एक्सरे तरंग का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि इंफ्रारेड जो किरण है वो क्या है? इंफ्रारेड जो किरण है वो है चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है या क्या असर होता है? तो यह घट जाता है। आगे है कि हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति खाली स्थान रूप में जानी जाती है। तो जो है सुपरसोनिक के रूप में जानी जाती है। आगे है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। आगे है कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को खाली स्थान कहते हैं। तो उसे जो है जूल के नियम कहते हैं। आगे है निम्नलिखित का मिलान करना है। तो यहाँ पास इसमें मिलान करना है तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पास आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। आगे है 127 नंबर क्वेश्चन की इनमें से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो वो जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि बैटरी में क्या डाला जाता है? तो कोई केमिकल का H2SO4 डाला जाता है। आगे है कि एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो एक लाइट बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। AC और DC किसके रूप होते हैं? तो AC और DC जो होते हैं वो चार्ज का प्रवाह का रूप होते हैं। निम्न में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो विद्युत प्रवाह जो है एक वेक्टर मात्रा नहीं है। आगे है कि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा की वृद्धि होती है तो वोल्टेज है। तो यहाँ पास वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा। एक जनरेटर खाली स्थान रूपांतरित करता है। तो एक जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा का क्या होता है? तो घट जाता है। आगे है वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है? तो जो है फैराडे के नियम पर संबंधित होता है। 134 नंबर क्वेश्चन है कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फैराडे के नियम पर संचालित किए जाते हैं। आगे है कि इलेक्ट्रिकल वायर
हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर के दर्शाता है? तो जो न्यूट्रल वायर का रंग होता है वो नीला रंग होता है न्यूट्रल वायर का। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं होता है? तो जो है विद्युत उत्पादन का प्रयोग नहीं होता है। आगे है कि बिजली की मोटर रूपांतरित करती है। तो दोस्तों बिजली की जो मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश में स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो जो है दोस्तों विभवांतर कहलाता है। आगे है कि खाली स्थान द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। तो यहाँ पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। आगे है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। ते जो है फैराडे के नियम पर आधारित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विभव कील से एक विद्युत उपकरण की रचना संरक्षित होती है? ये जो है वृद्धि संरक्षण पर आधारित होती है। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रतिवाह विद्युत धारा होती है तो जो है आधी घट जाती है। आगे है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? तो एक साधारण चुंबक जो है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांसा को आकर्षित नहीं करता है। आगे है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में जो सत्य नहीं है वो है कि ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। आगे है कि निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो जो है चुंबक पत्थर में चुंबकीय गुण नहीं है। आगे है कि लेजर के प्रयोग में से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो 3D इमेजिंग प्रक्रिया को ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होलोग्राफी कहते हैं। आगे है यहाँ पास 148 नंबर की क्वेश्चन की खाली स्थान में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो है माइक्रोवेव ओवन में लेजर का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे है कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा खाली स्थान का उपयोग करती है। तो जो सौर ऊर्जा होता है वो फोटोवोल्टिक सेल्स का उपयोग करती है। आगे है 150 नंबर की क्वेश्चन की एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी खोज जो है विल्हेम रोंटगन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणों पृथ्वी के मंडल में प्रवेश नहीं करती है? तो उस किरण का नाम है एक्सरे किरण। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। आगे है एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो से बना होता है। तो जो है सिलिकॉन का बना होता है। आगे है कि सीटी स्कैन में सीटी का क्या अर्थ होता है? तो सीटी स्कैन में जो सीटी का अर्थ होता है वो होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आगे है कि सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है। तो सिलिकॉन जो है अर्धचालक होता है। आगे है कि जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः खाली स्थान में किया जाता है। तो जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत का सुचालक बनता है। इनमें से कौन सा विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? तो जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट इनमें से अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो जो तांबा है यहाँ पास विद्युत आवेश का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो यहाँ पास चीनी मिट्टी के बर्तन जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं है। बाकी एल्युमिनियम, टंगस्टन और निकल विद्युत का सुचालक होते हैं। आगे है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविज़न खालिस्तान छोड़ती है, तेज है दोस्तों रेडियो तरंग छोड़ती है। आगे है कि निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। तो यहाँ पास समानता का पता लगाना है जिसका राइट ऑप्शन हो जाए कि ये सभी अच्छे चालक हैं। आगे है कि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया कहलाता है। तो परमाणु विखंडन की जो प्रक्रिया है उसे एक भारी परमाणु नाभिक उपखंड कहा जाता है। आगे है कि डायोड को एक खाली स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो डायोड को एक रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे है कि आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? ये जो है 1905 में प्रस्तावित किया गया था। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो नेविगेशन लेंस से उत्पन्न होती है। आगे है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होती है। आगे है कि हाल ही में कौन सा खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो उस खोज का नाम है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। आगे है कि परमाणु रिएक्टरों में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। यहाँ पर इसका राइट नियम है कि कैडमियम। आगे है कि 1940 में के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने के लिए एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इस कार्य का प्रोजेक्ट को क्या नाम था? तो उनका प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन परियोजना। आगे है एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड का क्या काम रहता है? तो नियंत्रक रॉड का जो काम रहता है वो चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने का उसका काम रहता है। आगे है कि साहानाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तारापुर परमाणु पावर स्टेशन है। आगे है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम पर उदाहरण है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आगे है कि मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोड नाम था? तो ये जो है भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण का नाम था। आगे है खाली स्थान ने एटम बम का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। आगे है 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। आगे है मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामांकन किस भारतीय परमाणु भौतिकज्ञ के सम्मान में किया गया था? तो उसका नाम हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। आगे है निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो ये जो है प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने किया था। आगे है कि टॉमस क्लिकफोर्ड अल्बर्ट खालिस्तान के आविष्कार से जुड़े हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर से संबंधित हैं। आगे है 182 नंबर क्वेश्चन की परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो उसका हिस्सा थे जूलियस ओपनहीमर। आगे है कि पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन खाली स्थान द्वारा बनाया गया था? तो जो है कार्ल बेंज के द्वारा बनाया गया था। आगे है कि एंटोनियो मेउसी के आविष्कारक से संबंधित हैं? तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए से संबंधित है यानी कि टेलीफोन से संबंधित हैं। आगे यहाँ से 185 नंबर क्वेश्चन कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार है वो मार्टिन कपूर ने किया था, कूपुर ने। आगे है कि यहाँ पास कि बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार एल्ड डिक्सन ने किया था। आगे है पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है सैमुअल कोल्ट ने किया था। आगे है कि बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आगे है सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो प्रयोग है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलियस कैरियर के द्वारा किया गया था। आगे है 190 नंबर क्वेश्चन की फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है लेविस ई वाटरमैन के द्वारा किया गया था। आगे है सिलाई मशीन के निरूपित किस्म की आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि एलायस होवे को प्रदान किया गया था। आगे है पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार जो है यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैलीलियो ने किया था। निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सा सबसे पहले हुआ था? तो जो दूरबीन का आविष्कार है वो सबसे पहले किया गया था। आगे है थर्मोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा माना जाता है? तो इसे जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गैलीली के द्वारा माना जाता है। आगे है निम्नलिखित में से
किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरण की खोज की? तो जो एक्स किरण की खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलियम रोंटजन। आगे है कि 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तथा स्वाहार्य हो गया जब खाली स्थान ने यहाँ पास डायनो का खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर सी माइकल फैराडे। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? तो आधुनिक पेंसिल का जो आविष्कार हुआ था पहले वो हुआ था यूरोप में। आगे है 198 नंबर क्वेश्चन की पर्सी स्पेयर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है राडारेंज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का कंटर्नर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सादा गिलास जो है ऊर्जा का कन्वर्टर नहीं है। आगे है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो है ऑप्शन नंबर डी विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किया गया था। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दरवाज़ा खाली स्थान होता है तो जो होता है ऑप्शन नंबर सी बाहर की तुलना में अधिक होता है। आगे है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो रेफ्रिजरेटर होता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाष्पीकरण पर काम करता है। 203 नंबर क्वेश्चन है कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी तो वो जो थी ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैकेनिकल थी। आगे है कि सोनार का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सोनार का जो पूरा नाम है वो है साउंड नेविगेशन एंड रैनिंग। आगे है कि पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो जो है 1974 में किया गया था। आगे है सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंडरस्टूड सेल्सियस पर नामित है। आगे है औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो ये जो है प्रति सेकंड में 100 बार गिरती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक कार की गति किस पर निर्भर करता है? तो जो एक कार की गति है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पीडोमीटर पर निर्भर करता है। आगे है कि MRI किसका संक्षिप्त रूप है? तो MRI जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंट इमेजिंग से संबंधित है। आगे है कि दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया का जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। आगे है यहाँ पास कि समुद्र के पानी के अवलीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तकनीक को कहते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आसवन कहा जाता है। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को कहा जाता है तो डेकवेक्शन कहा जाता है। आगे है यहाँ से कि खाली स्थान टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुब्रिकेंट नहीं है। आगे है कि शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो शब्द रडार जो है किससे व्युत्पन्न है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रेनिंग से संबंधित है। आगे है जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो जीपीएस का जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे है कि एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो एक्सोबायोलॉजी जो है बाह्य आंतरिक में जीवन से संबंधित है। आगे है कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो जो चंद्रशेखर सीमा है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सितारों पर लागू होती है। आगे है कि लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हॉल में ही खबरों में क्यों था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण था। आगे है कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण का सिद्धांत का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है यानी कि ये रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। आगे है कि सही विकल्प को चुनना है कि फलों को लंबे समय तक ठंडे भंडार में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि उसे जो है फलों की शोषण दर कम करने के लिए किया जाता है। आगे है गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिक शाखा को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ऊष्मा प्रवैगिकी कहा जाता है। आगे है कि सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो सदिश राशि जो है इनमें से वेग है। आगे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें से प्रयोग में नहीं होता है। यहाँ पास मिक्सचर और चक्की में नहीं होता है, बाकी सभी में होता है। आगे है कि न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किनके द्वारा संयुक्त पहचान किया गया था? न्यूटन भाभा संयुक्त कार्यक्रम जो है ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों कि यहाँ पास हो जाएगा भारत और ब्रिटेन के द्वारा संबोधित किया था। और भौतिकी का आखिरी क्वेश्चन है कि वह कौन सा उपकरण है
जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है और आमतौर पर सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, तो आज के वीडियो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।